आप जानते हैं कि सक्सेसफुल बच्चे ऐसा क्या करते हैं जिनसे उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, और ऐसी वो क्या चीज है जो आपको भी एग्जाम क्लियर करवा देगी? वो है अप्रोच, सही अप्रोच जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सिमिलैरिटी क्या है हम दोनों के अंदर? हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, उसका आंसर क्या होगा, बट जो सक्सेसफुल बच्चा है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्मार्ट वे जानता है, और वही स्मार्ट वे को सीखना और उसे जानना, वही चीज हमें अडॉप्ट करनी है जिससे हमें क्वांट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सॉल्व करने में आसानी हो। So hello guys, I am Smriti Sethi and today I welcome you to my channel Study Niti. Let's study with Smriti. So आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें मैं 3 चीजें कवर करूंगी। पहले वो जिनका जो बिगिनर्स हैं, दूसरे वो जिनका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, और तीसरे वो जिनका मेंस एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है। तो पहले मैं बात करूंगी जो बिगिनर है और जिनका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, और उसके कुछ ही देर बाद मैं वो चीजें डिस्कस करूंगी जिनसे आपका मेंस एग्जाम जो कि नहीं क्लियर हो रहा है उसे क्लियर करने में आपको थोड़ी आसानी हो जाए। सो लेट्स बिगिन। जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो क्या आपने अपने आप से ये बात पूछी है कि क्यों मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है? आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी है जिससे मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा है? तो ये चीज आपको अपनी परछाई से नहीं पूछनी है, अपने पीछे नहीं देखना है, आपको अपने आगे देखना है, क्योंकि आपका फ्यूचर आगे है, आपका फ्यूचर आपके आगे वेट कर रहा है आपके लिए। तो आज मैं उन्हीं बातों के बारे में आपसे बात करूंगी जिससे आपके जो भी कमियां हैं, जिससे आपका क्वांट वीक हो रहा है या आप क्वांट में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो पहली चीज हम ये शुरू करते हैं कि बिगिनर्स तो हैं और प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो रहा है, तो हम क्या करें? जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लाइक स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गई, सिंप्लीफिकेशंस हो गई, ये चीज हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करनी है। लाइक स्क्वायर्स 1 to 50 हमें आने चाहिए, इतना तो हम कर सकते हैं ना। अगर हम अपनी प्रैक्टिस रख रहे हैं तो 1 to 50 स्क्वायर्स लर्न करना है, प्रैक्टिस करना इज नॉट टफ। क्यूब्स हमें 1 to 20 एटलीस्ट आने चाहिए। टेबल्स हम जितने याद कर सकते हैं उतने ही बेस्ट है, क्योंकि ये जब हमारी मल्टीप्लिकेशंस आती हैं तो हमें उसमें हेल्प मिलती है। अब फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे 1 by अगर हम देखें कि 33% दे दिया हमें किसी चीज का, या 25% दे दिया है, तो अगर उस चीज को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो 33.33% को 1/3 भी लिख सकते हैं, 25% को 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं वो हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। अब जो भी बिगिनर्स हैं या जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, उनके लिए सिर्फ एक ही गोल्डन रूल होना चाहिए। वो रूल क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी इज द किंग। स्पीड हम सब लोग इंक्रीज करने में जुटे हुए हैं, बट हम लोग एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करते हैं। तो फर्स्ट डे से ही, जब से हम आज से हम अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो हमें एक्यूरेसी को अपने साथ लेकर चलना है। अब हमें अपनी स्टडी कैसे करनी चाहिए क्वांट की, ये चीज मैंने आपको बताई कि आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स ये सब करने हैं। उसके अलावा जैसे कि आप एक बिगिनर हैं, आपको पढ़ने की नहीं आदत है, आपको सिटिंग देने की नहीं आदत है, तो एटलीस्ट 2 घंटे तो क्वांट को दे सकते हो ना आप। अपनी जितनी भी सिंप्लीफिकेशंस हैं, या फिर हम कहें छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशंस हैं, 25 into 40, 25 into 39, ऐसे ऐसे करके हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में क्वांट को 2 घंटे देना स्टार्ट करेंगे, अपनी सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज, इतने इजी टॉपिक्स हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, अगर हम उन पे पहले फोकस करेंगे तो हमारी इससे स्पीड भी इंक्रीज होगी, हमारी एक्यूरेसी पे भी फोकस होगा हमारा। अब इसके बाद हम क्या करें? हम अपने टॉपिक्स को कैसे क्लियर करें? अब जितने भी टॉपिक्स हमारे क्वांट में होते हैं उसके लिए जो भी सिलेबस रहता है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और अब जैसे मान लो आप एक टॉपिक को आज उठा रहे हैं, बोर्ड एंड स्ट्रीम आपने लिया, अब आपको बेस टू एडवांस जाना है, आपको अपना बेस पहले स्ट्रॉन्ग करना है। अब बोर्ड एंड स्ट्रीम का आप पहले फॉर्मूलाज देखिए क्या क्या लग रहे हैं, या फिर इजी क्वेश्चंस। एग्जाम में नहीं आते इजी क्वेश्चंस, बट यही इजी क्वेश्चंस हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमने पहले इजी क्वेश्चंस लिए, उसको हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया,
उसको इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका बेस 100% स्ट्रांग हो जाए। अब उन इजी क्वेश्चंस को आप टेस्ट करो कि हमसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। वो हो पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, दैट इज एडवांस लेवल। अब एडवांस लेवल में क्या रहता है कि काफ़ी टफ क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, हमसे एक बार में नहीं होंगे अगर हम बिगिनर हैं तो, क्योंकि हमारे लिए सब क्वेश्चंस नहीं हैं। बट जो भी नए क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे हमारे कॉन्सेप्ट से, जो कि हमने इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने स्ट्रॉन्ग किए थे। तो अब जितने भी एडवांस के क्वेश्चंस हैं जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस दे दो कि जब मेंस आए तो आपको उन क्वेश्चंस को दोबारा से लेकर ना बैठना पड़े कि यार ये तो मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको कॉन्सेप्ट क्या था। वो चीज़ हमको पहले से ही लेकर चलनी है। बेस भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, एडवांस भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हम क्या करें? तो अब बारी आती है खुद को टेस्ट करने की कि इस टॉपिक में मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये चीज़ टेस्ट करनी है आपको। और जब वो आप चीज़ टेस्ट करोगे तो आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगा कि यार मैंने इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से कर लिया है, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट और लानी पड़ेगी, आपको उसको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये हर एक टॉपिक को आपको ऐसे लेके चलना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैम ने तो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस बता दी है कि पहले बेस लेकर बैठो, फिर एडवांस करो, फिर उसको टेस्ट करो। अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? यही बात है कि जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं कि पहले तो भाई सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे, फिर जैसे ही मीन्स आएगा फिर एडवांस लेकर बैठेंगे, फिर उनसे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यही होता है ना हमारे साथ। हमें ये चीज़ नहीं करनी है। ये जो अब लेंथी प्रोसेस मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, यही चलकर आपको मेंस में काम आएगा कि आपने अपना बेस और अपना एडवांस पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो हम इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हैं, हम टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये लेंथी प्रोसेस नहीं है, ये थोड़ा सा एफिशिएंट प्रोसेस है जिससे हम डे बाय डे खुद को ही इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। हमारा सिलेक्शन का जो भी हमारा प्रिपरेशन और हमारे सिलेक्शन का टाइम इससे कम होगा। दैट इज द मेन पॉइंट। अब बात क्या आती है कि हमने क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लिए, अब हम मॉक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, राइट? क्योंकि मॉक्स ही हमें रियल टाइम क्वेश्चंस से रूबरू करवाते हैं। तो अब जैसे कि आप पूरे मॉक्स नहीं देना चाहते हो, आपको नहीं इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मैं पूरे मॉक्स दे सकता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सो यू कैन स्टार्ट विद द सेक्शनल मॉक्स। अब सेक्शनल मॉक्स से क्या होगा कि वो एक तो थोड़े ड्यूरेशन के रहेंगे, और उसमें एक और बेनिफिट क्या आएगा कि आपके जो भी टॉपिक्स आपने किए हैं ना, उसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार मैंने, चलो एक बार मैं आज एक सेक्शनल मॉक लेके बैठा हूँ, मैंने मॉक सॉल्व किया, मेरा मॉक बहुत अच्छा गया है, तो आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा कि हाँ मुझे एक और मॉक कल भी करना चाहिए। ऐसे ऐसे करके आप सेक्शनल मॉक से शुरू कर सकते हैं और फिर आप अपने जो फुल लेंथ मॉक्स होते हैं उस पर जा सकते हैं। सो ये मेरी थोड़ी सी टिप्स थी जो कि मैं बिगिनर्स को दी है मैंने, या फिर जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है। तो अगर आप इन टिप्स को अपनी स्टडी में, अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और हाँ, आप ही मुझे एक दिन कहेंगे कि यस मैम आपकी टिप्स हमारे लिए काम कर रही हैं। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये गाना क्यों गाया या मैंने ये बात क्यों करी। तो ये बताना चाहूंगी मैं आपको कि दिस इज योर लाइफ बिफोर योर सिलेक्शन एंड दिस इज योर लाइफ आफ्टर सिलेक्शन। अब इससे मेरा क्या मतलब है? दिस इज वाइट, बिल्कुल ब्लैंक, दिस इज कोरा कागज। आप अभी अपनी सक्सेस को इसके ऊपर लिख रहे हो, है ना? अपनी प्रिपरेशन से, अपने हार्डवर्क से आप अपनी सक्सेस को इसके ऊपर लिख रहे हो। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ कैसे बनती है? ग्रीन। जैसे कि ग्रीन सिग्नल होता है ना ट्रैफिक लाइट्स में, वो आपको क्या बोलता है कि आगे बढ़ो। तो अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चालू करोगे। आपको अपना सिलेक्शन मिल गया है, आपको अपनी बैंक की नौकरी मिल गई है, इससे अब आपकी लाइफ कैसी हो गई है? फुल ऑफ ग्रीनरी। आप अपनी फैमिली को गर्व महसूस करवा रहे हो, आपको वो चीज़ मिल गई है जो आप चाहते थे, और अब आप ऐसी जिंदगी जी सकते हो जिसकी आपने कल्पना की थी, जो आप सोचते थे कि मैं अपनी जिंदगी को ऐसे जीऊंगा। तो अब
हम बात करेंगे कि वो एस्पिरेंट्स जिनका मेंस एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि आप लोग का प्री तो क्लियर हो गया है बट मेंस नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो अब इसमें कैसी 2 कैटेगरीज बनती हैं। 2 कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी ये है कि जिनका बेस थोड़ा बहुत स्ट्रांग है बट 100% स्ट्रांग नहीं है, और सेकंड कैटेगरी ये बनती है जिनका बेस 100% स्ट्रांग है बट स्टिल मेंस नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो अभी मैं बात करूंगी पहली कैटेगरी के बारे में, जिनका बेस कुछ परसेंटेज तक स्ट्रांग है और कुछ उनका बेस नहीं है स्ट्रांग। तो अब आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने प्रीलिम्स वाली स्ट्रैटेजी में बताया था कि आपको हर एक टॉपिक के इजी क्वेश्चंस करने हैं और वही इजी क्वेश्चंस आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। अब जैसे कि आपका एक टॉपिक, 2-3 टॉपिक्स ऐसे आपके होंगे जो आप जिनमें आप वीक होंगे, तो अब आपको क्या करना है, उस टॉपिक को आपको बेस से लेना है, बेस से लेकर उसको एडवांस तक जाना है। इससे क्या होगा, इसी प्रोसेस से ही आपका बेस स्ट्रांग होगा और आप वो क्वेश्चंस कर पाएंगे जो कि एडवांस लेवल के होंगे, जो कि मेंस में आते हैं। अब इस सिनेरियो में क्या रहता है कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, प्री तो कर लिया, इजी क्वेश्चंस कर लिए, मेंस आ गया, अब अटक गए, घबराहट चालू हो जाती है कि यार अब मैं मेंस कैसे क्लियर करूंगा, मुझसे तो क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे हैं, मॉक में मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस की है कि मेरे भी मॉक में मार्क्स नहीं आते थे, मुझसे भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते थे। मैंने उस चीज को कैसे इम्प्रोवाइज किया, मैंने भी ऐसे इम्प्रोवाइज किया कि जिस टॉपिक में मेरा बेस स्ट्रांग नहीं था उस टॉपिक में मैंने अपना बेस पहले स्ट्रांग किया और फिर मैं उसके एडवांस तक गई, और उसके बाद आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं कोई आया जो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था और मुझसे नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपने जो लूप होल्स थे उनको मैंने सर्च किया और मैंने अपने आप में इतनी इंप्रूवमेंट लाई कि मुझ में जो कमियां थी पहले वो कवर अप हो गई और मेरे से अब क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे थे, मेरे मॉक में मार्क्स आ रहे थे। तो अब ये चीज मैंने बताई कि आपका जो बेस था वो स्ट्रांग नहीं था। अब जिनका बेस स्ट्रांग है बट उनके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते हैं या फिर उनके मार्क्स नहीं बन पाते हैं, तो वेयर इज द वीकनेस इन यू? वीकनेस या वीक पॉइंट ये है कि आपकी शायद एक्यूरेसी नहीं आती होगी 100% या 90% जो कि आनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक्यूरेसी इज द किंग। तो जब भी हम मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर बाई चांस हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो इस चक्कर में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हम गैस वर्क करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम एक्यूरेट नहीं रहते हैं और हमारी उतनी ही नेगेटिव मार्किंग बढ़ी चली जाती है, जो कि जितने हमारे मार्क्स आने होते हैं उससे भी एकदम ही कम हो जाते हैं। तो अब हमें अपनी ये लाइफ में चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है कि जो हम क्वेश्चंस बिना एक्यूरेसी के सॉल्व कर रहे थे, अब हम सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट कोशिश करें कि सब क्वेश्चंस हम एक्यूरेटली सॉल्व करें। इससे क्या होगा, आपकी जो मार्किंग पॉजिटिव रहनी थी वो जो नेगेटिव जा रही थी वो नहीं जाएगी और वो मार्किंग अब पॉजिटिव मार्किंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी अच्छा स्कोर लाने में। अब क्या चीज़ रहती है कि आप सभी को पता होगा कि मेंस के क्या टॉपिक्स रहते हैं कि डीआई का बहुत बड़ा पोर्शन आता है और क्वांटिटी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 2 क्वांटिटीज दी होती हैं और पूछते हैं कि विच वन इज ग्रेटर और लेस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब मेंस में ऐसे सारे टॉपिक्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं? अब डीआई आप सबने देखी होगी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछ रहे हैं या फिर परसेंटेज पे पूछ रहे हैं, पार्टनरशिप की डीआई आ रही है। तो अब डीआईज कैसे सॉल्व होंगी जब हमारे वो वाले टॉपिक स्ट्रॉन्ग होंगे। क्वांटिटी के क्वेश्चंस, उस क्वांटिटी के क्वेश्चंस हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स चेक होते हैं। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के जो दोनों क्वेश्चंस होते हैं ना, वो दोनों ही अलग अलग चैप्टर से होंगे। एग्जामिनर टेस्ट करेगा कि आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है। तो हमें अपने सारे ही टॉपिक्स को क्लियर करके चलना है। कई बार ये ऐसे बच्चे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि अगर हमारा एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या हम चल सकते हैं, क्या हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा? आज के सिनेरियो में इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है कि आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। अब जो सब टॉपिक्स कर रहे हैं उनके भी तो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं ना पेपर, तो आप तो बहुत पीछे रह गए हो। आपने अपने टॉपिक्स को 100% अपनी कैपेबिलिटी से क्लियर करने हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो। अब एक चीज़ मेंस में और आती है विच इज़ अ ट्रिकी पॉइंट जो कि एग्जामिनर हमारे लिए सेट करता है।
दैट आर जो भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। अब एग्जामिनेशन जब हम देने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो क्वांट का पेपर आता है उसमें न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे तीन आए, वो डिपेंड करता है। तो अब जो भी इजी क्वेश्चंस होते हैं हम देख लेते हैं ये तो यार न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आ गया है, ये हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हमें इसको छोड़ना है। बट ऐसा नहीं करना है। जितने भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनर इसीलिए डालता है ये क्वेश्चंस को ताकि बच्चे इन स्कोरिंग पार्ट को छोड़कर उस पार्ट को करें जिसमें वो फंस सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब सेकेंड थिंग इज कि मेंस में हम एक चीज़ और गलती करते हैं कि मॉक्स नहीं देते हैं। मॉक्स क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यार 3-3.5 घंटे के मॉक्स होते हैं, हमारा टाइम उसमें ही मॉक्स में चला जाएगा, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे तो हम खुद से पढ़ेंगे कब? नहीं, जो मॉक्स होते हैं वो हमें रियल टाइम क्वेश्चंस से रूबरू करवाते हैं, हमें रियल टाइम एग्जाम लेवल बताते हैं कि हाँ एग्जाम में ऐसे ही पेपर देना है, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं और ये छोड़ने हैं। तो जिस बच्चे ने अपने एग्जाम से पहले एटलीस्ट 7 to 8 मेंस के मैक्सिमम 10 मार्क्स भी दे रखे हैं, 10 to 12 मार्क्स दिए हैं, उसको पता होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं और कैसे क्वेश्चंस छोड़ने हैं। अब मॉक्स में हमारी जितने भी लूप होल्स होते हैं ना वो भी हम ढूंढ सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, ये क्वेश्चन मैं कर सकता था, ये मैंने नहीं किया। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो हमें अपने अब स्टडी में इम्प्लीमेंट करने हैं ताकि जो हमारा स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताऊंगी कि एक चीज़ जो हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं दैट इज टाइम मैनेजमेंट। वेदर वो प्रिपरेशन के टाइम में हो या फिर वो हमारी स्टडीज जो हम एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम में हो। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, अगर हम मॉक दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आ गया, हमें पता है कि ये टॉपिक उस टॉपिक से आया जो मुझे आता है बट वो क्वेश्चन टफ है। अब हम उस क्वेश्चन को 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट लेकर बैठे हुए हैं जब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं करना है। आपको पहले मिनट में ही पता चल जाएगा ना कि ये क्वेश्चन किस लेवल का है, टफ है या इजी है, आपको करना है या छोड़ना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम में कर सकते हैं कि आप ये जानिए ना कि मेरा कौन सा क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो सकता है, वो मैं पहले करूँ, कौन सा ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको छोड़ूं, और कौन सा मीडियम टाइम में हो रहा है उसको मैं एज ए मार्क एज रिव्यू करके थोड़ा बाद में कर सकूं। ये चीज़ हमें थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना है और एग्जाम टाइम में भी हमें यही करना है। अगर हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मैं अभी सॉल्व कर सकता हूँ और इसमें टाइम भी नहीं जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप पहले करो। आपको लग रहा है कि इसमें 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, उसको आप बाद के लिए छोड़ दो। और आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे आता है बट इसमें 5-6 मिनट तो जाएंगे, उस क्वेश्चन को आप एक बार छोड़ दो कि आपसे नहीं हो रहा है, टाइम बचेगा तो आप बाद में कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हमें ध्यान रखने हैं और आई होप कि अगर आप इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्टडी के टाइम में तो शायद आपका स्कोर, शायद नहीं पक्का आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। और हाँ, आप मुझे कहेंगे कि मैम आपकी टिप्स काम कर रही हैं। टिप्स से मुझे याद आया, एक होती है टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम शायद ऑनलाइन देख लेते हैं या फिर हम खुद से करते हैं कि यार ये शॉर्टकट लगा के हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। प्री में आपकी ट्रिक्स वो चल सकती हैं, लेकिन मेंस में जो आपका बेस है ना, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात करी थी, वो आपका बेस ही काम आता है। अगर 2 × 2 = 4, ये आपको पता है कि आपका बेस है, बट आप 2 × 2 की अगर कोई शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हो ना तो वो आपकी प्रीलिम्स तक ही रहेगी, मेंस में आपको नहीं काम आएगी वो। तो जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, हम देखते हैं कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे भागते हैं कि यार ये ट्रिक नहीं पता चली है, ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे होगा और प्री क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो आपके प्री तक ही रहेंगे ना, मेंस में तो आपके कॉन्सेप्ट्स ही काम करेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो ऐसे करना चाहिए, मेंस नहीं हुआ तो ऐसे करना चाहिए। एंड आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको वो सब पॉइंट्स मिले हो जो शायद आप ढूंढ रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन में कहाँ कमी आ रही है। तो आई होप कि मैंने आप सबको इस चीज़ में हेल्प करी है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे क्वेश्चंस करें। वो सोर्सेज के पीछे ही भागने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है।
अब जो भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना अपनी, तो सोर्सेज को ढूंढना नहीं है, सोर्सेज आपको अपने आप मिलेंगे। आप ऑनलाइन सर्च करो एक टॉपिक के बारे में कि हाँ आज मुझे बोटन स्ट्रिंग के क्वेश्चन करने हैं, आप ऑनलाइन सर्च करो, आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आप लोग क्या करते हो कि इस सोर्स को भी लो, इसको भी लो, उसको भी लो, इकट्ठा कर लो और फिर मैं सॉल्व करूंगा। इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, जो कि आपको नहीं करना है। आपको जो सोर्स मिल रहा है ना, आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करो। अब बिगिनर हो तो आपको ये कैसे पता होगा कि ये सोर्स अच्छा है, ये सोर्स अच्छा नहीं है? जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद से ये देखोगे कि हाँ इस साइड के क्वेश्चंस कैसे हैं, कुछ टाइम बाद आपको पता चलने लगेगा इस साइड के क्वेश्चंस अच्छे हैं, इस साइड के क्वेश्चंस नहीं अच्छे, तो वो आप खुद बाइफरकेट कर सकते हो। एक और बात, हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, जो कि करने चाहिए। जितने मैक्सिमम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ही हमें आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और प्लस अगर आप पूछ रहे हो कि मैम कौन सी बुक्स से पढ़ें, तो बुक्स मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। आई वुड लाइक टू से कि जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज हैं, बहुत सारे हैं, आप कोई भी टॉपिक डालिए गूगल पे या फिर कहीं और, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करो और जैसे आप करते जाओगे आपको सोर्सेज अपने आप ही मिलते जाएंगे। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेरी वीडियो आपको हेल्प भी करेगी। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टू शेयर एज मच एज यू कैन, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजीज भी लेकर आऊंगी और सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊंगी भी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड गुड लक।